Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon बच्चे. Sir, हाँ बच्चे बोलो. sound कम आ रहा है. बोलो. सर जो कॉकरोच में मीडोब्लास्टिक सुपरफिशियल जो विरलन होता है उसको बताओ ना उनके लार्वा में जो. गुड आफ्टरनून सर. Good afternoon. मीरोब्लास्टिक होता है उनमें क्लीवेज. सर पहले आपका साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा. बोलो अब बोलो क्या बोल रहे हो? कॉकरोच में आ रही है क्या आवाज? Yes, sir. यस सर एकदम क्लियर है सर. हाँ बोलो फिर. नहीं वो तो आती ही बोल रही. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर आप कहाँ चले गए थे 2 दिन से? क्या था कुछ काम से? सर का साउंड नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है बहुत अच्छे से एकदम क्लियर. भी आ रहा है तो भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे आ सब. रहा है. हाँ सर पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं. सर बताओ ना. कौन है से? बच्चे क्या पूछ रहे हो? अरे तो सुनाई नहीं दे रहा है सर. आवाज ही नहीं आई तुम्हारी. कल संडे था, कल काम साफ कर लेना था ना आपको. क्या बच्चे? नहीं आरती दीदी को बोल रहा हूँ सर, कल संडे था उनको भाई काम. तेरा कुछ सुनाई नहीं दे रहा. पता है सिर्फ आरती में सुनाई दे उसके बाद एक लाइन सुनाई नहीं दिया. सर वॉल्यूम बहुत कम है सर. अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाओ बच्चे. मोबाइल का volume ऑलरेडी बढ़ा हुआ है सर. क्योंकि बाकी लोगों का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, उनको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है. समझ नहीं क्या बात? सब क्लियर है. नहीं इतना सॉल्यूशन तुम सुनो ना आवाज. क्लियर आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है? मुझे भी सुना. फुल वॉल्यूम करो. अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रॉपर है एकदम क्लियर है. चलो आवाज की प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी. आवाज बिल्कुल ठीक है, मैंने भी सुन लिया अब तो. ठीक है, अभी हम लास्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे ना. अब यहाँ पर ओपी के रिलेटेड नेक्स्ट हम बात करेंगे. एक क्वेश्चन पूछूंगा और तुम्हें आंसर देना है कि सपोज ये 2 सेल है, सेल ए, सेल बी, सेल ए और सेल बी है. ए का ओपी 5 है, बी का ओपी 7 है. वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? पहला ऑप्शन दिया है ए टू बी, दूसरा दिया है बी टू ए, तीसरा दिया है इक्वल इन बोथ डायरेक्शन, और फोर्थ दिया है डेटा डेफिशिएंट. पूछा है कि पानी का प्रवाह किधर से किधर होगा, ए से बी कि बी से ए, कि दोनों दिशाओं में बराबर, या कुछ बोल नहीं सकते हैं.
BC फर्स्ट वाला सर। A to B। सर बी से ए, बी से ए सर B से A सर होगा। B से A क्यों? सेकेंड। ज्यादा OP से कम OP की तरफ जाता है क्या पानी? B से A महागलत। B से A जो भी बोल रहा हूं वो महागलत है भाई। जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है वो उतना ही दाब से पानी खींचता है ना। B का परासरण दाब ज्यादा है, B पानी खींचेगा ऐसा लगता है मुझे, लेकिन इसका सही जवाब है फोर्थ, डेटा डेफिशिएंट। क्योंकि पादप के अंदर पानी किधर से किधर जाएगा ये सिर्फ ओपी पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ ओपी पे डिपेंड नहीं करता। क्या हो यदि बी सेल फुली टर्जिड हो, क्या पानी जाएगा ऐसे बी में? यदि बी पूर्ण रूप से स्पीड हो तो क्या पानी ए से बी में जाएगा? क्या हो तो सर? नो सर। फुली टर्जिड हो तो भले ही ओपी जाता है, क्या पानी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। मतलब ये है कि प्लांट सेल के अंदर वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा सिर्फ ओपी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा वो एक अधूरी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है। यानी अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि सांद्रता की वजह से पानी को खींचने का दाब क्या होता है, लेकिन जो दाब जिसके द्वारा पानी का प्रवाह होता है वो सिर्फ ओपी पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि कुछ और भी दाबों पर डिपेंड करता है। कौन से दाब के ऊपर? कौन से दाब के ऊपर? टर्गर प्रेशर के ऊपर, स्वीट दाब के ऊपर। नेक्स्ट देखो, टर्गर प्रेशर शॉर्ट में लिखेंगे टीपी। टर्गर प्रेशर शॉर्ट में लिखेंगे टीपी। क्या होता है? कोशिका द्रव्य द्वारा पादप कोशिका की भित्ति के ऊपर लगने वाला दाब स्वीट दाब कहलाता है। The pressure applied by cytoplasm on cell, कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के ऊपर जो दाब लगाता है उसे हम स्वीट दाब या टर्गर प्रेशर बोलते हैं। क्या हुआ देखो, जैसे एक प्लांट सेल है, अब क्या इसके साइटोप्लाज्म में कुछ विलेय पदार्थ होंगे कि नहीं होंगे? इसके कोशिका द्रव्य में कुछ विलेय पदार्थ होंगे कि नहीं होंगे? यस और नो? यस सर। यस। तो उसकी वजह से इसके अंदर कुछ ना कुछ परासरण दाब डेवलप हो जाएगा। मान लो 5 एटीएम का दाब इसके अंदर डेवलप हो गया, जो पानी को क्या करना चाहता है? खींचना चाहता है। टीपी का मतलब स्वीट दाब, स्वीट दाब। ओपी पानी को खींचना चाहता है। यदि पानी अंदर आएगा तो क्या होगा? पानी भरेगा, इसके अंदर इकट्ठा होगा। पानी के इकट्ठा होने की वजह से क्या इसका कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति के ऊपर विपरीत दिशा में दाब लगाना स्टार्ट कर देगा। बोलो, लगाएगा कि नहीं? यस सर। आएगा सर। पानी को खींचता है तो स्वीट दाब टर्गर प्रेशर क्या करता है? बाहर की तरफ धक्का लगाती है और पानी के अंदर आने को रोकती है। अब जो नेट प्रेशर होगा, इन दोनों का जो नेट प्रेशर होगा, उस प्रेशर से पानी आएगा। ओपी ने पानी को खींचा, टर्गर प्रेशर ने बाहर की ओर धक्का दिया। पानी जिस नेट प्रेशर से आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डीपीडी। वह नेट दाब जिससे पानी अंदर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे? डीपीडी, विसरण दाब न्यूनता। अब देखो यहाँ पे जब हम टर्गर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो कोई फुल्ली टर्जिड सेल होता है, पूर्ण स्वीट कोशिका, पूर्ण स्वीट कोशिका फुल्ली टर्जिड सेल। क्या होगा? एक ऐसा सेल जिसे तुम प्योर वाटर में भी रख दोगे तो भी पानी अंदर नहीं आएगा। फुल्ली टर्जिड सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका की एक ऐसी स्थिति, पादप कोशिका की एक ऐसी स्थिति कि जब हमने उसे शुद्ध जल में भी रख दिया तो भी पानी अंदर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है भाई? जबकि उसका ओपी तो कुछ ना कुछ है, पानी को खींचना चाहिए, सांद्रता बराबर नहीं है।
लेकिन अंदर एक दाब उत्पन्न हुआ है जिसने क्या किया है, जिसने यहाँ पर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा को बढ़ाया है। कौन है वो दाब? टग का प्रेशर। कैसे समझ सकते हो? मान लो ये प्योर वाटर है और ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, बीच में अर्ध पारगम्य में झिल्ली, तो क्या पानी प्योर वाटर से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आना चाहिए? क्यों? दोनों की सांद्रता प्रवणता में अंतर है इसलिए। बोलो। लेकिन यदि मैं यहां पर क्या करूं, एक पिस्टन लगा के दाब उत्पन्न करूं, यहां पर दाब लगाना स्टार्ट कर दिया, क्या अभी पानी आता रहेगा क्या कि कम हो जाएगा? बोलो। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। यदि जितना पानी खींच रहा था उतना ही दाब लगा दूं तो क्या पानी आना रुक जाएगा? हाँ, पूरा बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दाब जो लगा रही है क्या कर रहा है? ये दाब जल के अणुओं का डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ा रहा है। यहाँ पर इसको बढ़ाकर शुद्ध जल के बराबर कर दिया तो पानी आना रुक गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में जो काम ये बाहर से दाब लगा के हम कर रहे हैं, पादप कोशिका के अंदर वो काम कौन कर रहा है? टर्बो प्रेशर कर रहा है। टीपी क्या होता है समझ गए? वो क्या कर रहा है, अंदर दाब बढ़ने की वजह से जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा या डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ जाएगा और पानी अंदर आना कम होता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो पूर्ण स्वीट है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे इसका टीपी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? ओपी के। इसका जो टर्बो प्रेशर है वो ओपी के बराबर हो जाएगा और मैक्सिमम होगा, टीपी मैक्सिमम होगा। और इस टाइम पर क्या हो जाएगा, इस टाइम पर सेल के अंदर पानी आना बंद हो जाएगा। इस कोशिका को हम क्या बोलेंगे? फुल्ली टर्गेट सेल, टीपी मैक्सिमम। ऐसे ही आंशिक रूप से स्वीट कोशिका होगी तो क्या होगा? यदि कोई पार्शियली टर्गेट सेल है तो क्या होगा? तो टीपी कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन ओपी से कम होगा। यदि कोई फ्लैसिड सेल हो, स्लज कोशिका, फ्लैसिड का मतलब होता है स्लज, टर्गेट का मतलब होता है स्वीट। यदि कोई फ्लैसिड सेल है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर पानी इतना ही होगा कि ये भित्ति के ऊपर दाब ना लगाए। मतलब टीपी कितना? स्लज कोशिका के लिए टीपी कितना? 0। ठीक है। और प्लाज्मोलाइज सेल क्या होता है? प्लाज्मोलाइज का मतलब, प्लाज्मोलाइज मतलब जीव द्रव्य कुंचित। जीव द्रव्य कुंचित सेल जो होगा उसके लिए टीपी क्या होगा? नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। समझ गए? टर्गो प्रेशर क्या होता है? कोशिका द्रव्य द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाला दाब स्फीत दाब कहलाता है। यदि कोई पूर्णतः स्फीत कोशिका है तो टर्गो प्रेशर मैक्सिमम होगा, ओपी के बराबर होगा। स्लज कोशिका है तो 0 होगा। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में टीपी नेगेटिव भी होता है। और इन दोनों का जो नेट होगा, ओपी और टीपी का जो नेट होगा, वही एक्चुअल में कोशिका के पानी की डिमांड होगी। सर ये स्लज कोशिका किसे बोलेंगे? ये लिख दिया सब बच्चों ने? सर फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल वो होता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं है कोशिका के अंदर, इतना ही पानी है कि उसका कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के रिलेशन में तो है, कुंचित तो नहीं है, लेकिन कोई दाब नहीं लगा रहा, उसके ऊपर दाब क्या है? 0 है। थैंक यू सर। सर नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। क्या समझ में आ रहा है? एक बार और ये टारगेट स्पीड वाला बताइए ना, इसी में दिया है तो उसको। बच्चे एक कोशिका है, इसके अंदर पानी आएगा तो भरेगा, पानी भरेगा। मान लो ये रबर का बना हुआ है, इतना मोटा रबर का बना हुआ है, तो पानी अंदर आएगा। क्या पानी अंदर आते रहेगा कि एक लिमिट तक नहीं आ पाएगा? एक लिमिट तक ही आ पाएगा। थोड़ा पानी आया, अंदर दाब बढ़ा, थोड़ा और पानी आया, अंदर दाब बढ़ा, थोड़ा पानी और आया, अंदर इतना दाब बढ़ गया कि अब बस पूरी तरीके
यानी जितना मैक्सिमम पानी ये अंदर ले सकता था उतना ले लिया। अब अंदर इतना ज्यादा दाब बढ़ चुका है कि बाहर के पानी को अंदर आना अलाउ नहीं कर रहा है। इसे हम फुली इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे। समझ गए? यदि बिल्कुल भी पानी अंदर नहीं आया तब क्या बोलेंगे? तब ये दाब जीरो होगा। ओके सर। दाब जीरो होगा इस टाइम पे जब भी पानी अंदर नहीं आया तो पीटी हो जाएगा जीरो। उसे हम क्या बोलेंगे? स्लज कोश का फ्लैसिड सेल। और यदि दोनों के बीच में गैप हो, ये सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से डिटैच हो जाए तो फिर वो जीवद्रव्य संचित हो जाता है। इसके बारे में और भी देखेंगे। सर पराशरण विभव किसको बोलते हैं? क्या बोल रहे हो? पराशरण विभव। अरे बच्चे इंतजार करो। सर ये चैप्टर पहले है, मतलब ये तो टॉपिक ना। अरे बच्चे तो भी मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं। मुझे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा देनी चाहिए। नहीं सर। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी। क्या होता है डीपीडी? डीपीडी नाम से पता पड़ रहा है जल के विसरण दाब में जो न्यूनता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। जल के विसरण दाब में किसी विलयन के अंदर जो जल के अणु उनके विसरण दाब में शुद्ध जल के अपेक्षा जो न्यूनता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? विसरण दाब न्यूनता बोलेंगे। शुद्ध जल है सांद्र विलयन। शुद्ध जल है सांद्र विलयन। शुद्ध जल का विसरण दाब कम की बहुत ज्यादा? अधिकतम। जब उसके अंदर विलय मिला दिया तो विसरण दाब कम हो जाएगा। ज्यादा की कम। तो शुद्ध जल के कंपेयर में विसरण दाब में जो न्यूनता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? विसरण दाब न्यूनता। यदि सांद्रता की वजह से हुआ तो क्या? तुमने तो पढ़ा है कि जब हम विलय मिलाते हैं तो क्या होता है? ये पानी को इस दाब से खींचने लग जाता है। उस दाब को हम क्या बोलते हैं? पराशरण दाब। ओपी। यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो विसरण दाब में कमी है वो इसका ओपी है। क्या सही है कि गलत? विसरण दाब न्यूनता ओपी है। सही कि गलत? सही है। जब तक कि बाहर का कोई दाब नहीं लगा रहे तब तक हम देख रहे हैं कि शुद्ध जल का विसरण दाब मैक्सिमम है और इसमें कुछ कमी आई है। जो कमी आई है उसकी विसरण दाब न्यूनता बोलेंगे और वही ओपी के बराबर है। लेकिन क्या हमारे पास और भी कोई तरीका है जिससे हम विसरण दाब को जल के अणु के विसरण दाब को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं? क्या करना है? स्टार्ट करो। बाह्य दाब लगाना स्टार्ट करो। यानी यहां पर क्या हो जाएगा? बाह्य दाब लगाने पर वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। क्या हो जाएगा? क्या यहां पर जल के अणुओं का विसरण दाब बढ़ने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा कि नहीं बढ़ने लग जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। यहाँ पर विसरण दाब बढ़ेगा तो विसरण दाब की जो न्यूनता थी वो कम होने लग जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दाब इतना ज्यादा हो जाएगा कि विसरण दाब न्यूनता जीरो हो जाए, पानी आना बंद हो जाए। और यदि उससे भी ज्यादा दाब लगा दिया तो क्या व्युत्क्रम परासरण रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा? क्या यस सर। इसका मतलब मुझे बात पता पड़ रही है क्या कि विसरण दाब को परिवर्तित करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? या तो उसमें सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उससे उसका विसरण दाब चेंज होगा, या फिर हम प्रेशर लगा सकते हैं, उससे भी विसरण दाब चेंज होगा। और इन सबको नेट निकालने के बाद में जो विसरण दाब में डिफरेंस होगा उससे ही हम क्या बोलेंगे? विसरण दाब न्यूनता या डीपीडी बोलेंगे।
प्लांट सेल में क्या होगा, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, साइटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसे ओपी देगा, टर्गर प्रेशर जो है वो उसे क्या देगा, टीपी देगा, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, ओपी माइनस टीपी। यानी यहां पर ये तो समझाने के बताया मेरे को, एक सॉल्यूशन बना करके। अब प्लांट सेल में बात करें, न्यूटन क्या होगी, the deficit in diffusion pressure of water molecule in a cell with respect to pure water। कोई सेल को हम प्योर वाटर में रखें और उसमें रखने के बाद जो सेल के अंदर विसरण दाब में न्यूनता दिखेगी हमें, उसे हम क्या बोल देंगे, डीपीडी बोल देंगे। और यही होता है वो नेट प्रेशर जिसके द्वारा नेट प्रेशर बाय विच वाटर एंटर्स इन द सेल। यही होता है वो नेट प्रेशर जिसके द्वारा पानी जो है वो कोशिका में आती है। नेट प्रेशर बाय विच वाटर एंटर्स इन द सेल, उससे ही हम क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डीपीडी जो है ओपी की वजह से न्यूनता बढ़ती है, टीपी की वजह से घटती है, यानी ओपी माइनस टीपी करेंगे तो नेट हमारा डीपीडी आ जाएगा। अगर कुछ टीपी होगा। अब डिफरेंट कंडीशन लेते हैं। फुल्ली टर्गेट सेल, पूर्णतः स्फीत कोशिका है, फुल्ली टर्गेट सेल, डीपीडी क्या होगा, 0 0। क्यों, क्योंकि ओपी पानी को खींचना चाहता था, टीपी ने क्या कर दिया, डिफ्यूजन प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि पानी आना बंद हो गया। इसका मतलब ओपी के बराबर हो चुका है, डीपीडी क्या हो जाएगा, 0। प्योर वाटर में रख दोगे कोशिका के अंदर पानी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या सेल का ओपी 0 हो गया क्या, सर टीपी के इक्वल हो गया, टीपी के इक्वल हो गया, 0 नहीं हुआ। ओपी कभी 0 नहीं हो सकता, ओपी 0 तो प्योर वाटर का ही होगा बस, ठीक है। ऐसे ही फुल्ली फ्लैसिड सेल यदि हो तो स्लज कोशिका जो होगी उसके लिए डीपीडी क्या होगा बताओ, ओपी के इक्वल होगी, इक्वल हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था वो अधूरा क्वेश्चन था, क्लास स्टार्ट होते ही जो क्वेश्चन दिया था वो अधूरा क्वेश्चन था। उसमें मैंने दिया था एक सेल का OP5, एक सेल का OP7, पानी किधर से किधर जाएगा, सिर्फ ओपी डिसाइड नहीं करेगा, कौन डिसाइड करेगा, डीपीडी करेगा। यानी यहाँ पर टीपी भी पता होना जरूरी है, तभी फाइनल हो पाएगा कि पानी किधर से किधर जाएगा। जैसे मान लो इसका टीपी जो है वो 4 है और इसका टीपी जो है वो, इसका टीपी जो मान लो 2 है, इसका टीपी जो है वो 5 है। ए से बी की, बी से ए की हम बता नहीं सकते हैं, बी से ए। इसका डीपीडी कितना आएगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी 3। इसका डीपीडी कितना आएगा, ओपी माइनस टीपी मतलब 2। किसकी न्यूनता ज्यादा है, इसका न्यूनता 3 की ज्यादा है, मतलब ये कम है, ये क्या करेगा, पानी को खींचेगा, तो बी से ए की तरफ होगा। यही क्वेश्चन था। और जब तक टीपी पता नहीं होगा तब तक फाइनल नहीं कर सकते हम। ऑप्शन नहीं दिया होता तो अलग बात है, ऑप्शन नहीं दिया होता तो ओपी के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ता, लेकिन जब ऑप्शन में डेटा डेफिशिएंट दिया है तो इसका मतलब पूछने वाला जानना चाहता है कि तुम्हें पता है कि सिर्फ ओपी से डिसाइड नहीं होगा पानी किधर से किधर जाएगा, किससे डिसाइड होगा, डीपीडी से आएगा। और डीपीडी निकालोगे इस तरीके से ओपी माइनस टीपी, तब पता पड़ेगा कि पानी किधर से किधर जाने वाला है। क्लियर हो गई बात डीपीडी वाली सबको? सर जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में डीपीडी का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो एक सेल है, इसका ओपी 5 है और
द्विध्रुव कुंचित है, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर टीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव -3, ओपी की वैल्यू मान लो 5, टीपी -3, डीपी कितना हो जाएगा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कितना 5 -3 यानी कि 8 हो जाएगा। ऐसे निकालोगे, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड, डीपी नेगेटिव हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तो डीपीटी की वैल्यू काफी ज्यादा आ जाएगी। क्या सबको बातें समझ में आ गई? चलो ये तो हो गई बहुत सिंपल लैंग्वेज में कैसे पानी आता है उसको समझना। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के रूप में दिया हुआ है उसको, यानी अब हम पोटेंशियल्स की बात करेंगे, विभव की बात करेंगे। देखो सबसे पहले देख रहे हैं क्या होता है वाटर पोटेंशियल, फिर देखेंगे क्या होता है सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम एक बार के नाम से जानते हैं क्या? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और फिर हम देखेंगे क्या होता है प्रेशर पोटेंशियल। इसको लिखेंगे साई W से, इसको लिखेंगे साई S से, और इसको लिखेंगे साई E से। जल विभव क्या होता है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वाटर पोटेंशियल। अब ये डेफिनेशन पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अच्छा ऊर्जा है, जूल में नापते होंगे शायद, या किलो कैलोरी में नापते होंगे शायद, नहीं, लिखने का तरीका है बस, है दाबी डिवीजन प्रेशर ही है, मान के चलो डिवीजन प्रेशर ही है, जल के अणुओं का जो डिवीजन प्रेशर है उसको लिखने का एक नया तरीका बना दिया, क्या बोलते हैं उसको? वाटर पोटेंशियल, जल विभव। भाई जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा है, डिवीजन प्रेशर में तो तुम्हें एक बार में समझ में आ रही थी ना बात? नहीं आ रही थी क्या? अभी जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में जल के अणुओं की बात के अकॉर्डिंग जब मैं डिवीजन प्रेशर की बात कर रहा था तो एक बार में तुम्हें बात समझ आ रही थी कैसे? इधर बनाया प्योर वाटर, इधर बनाया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अब मैंने पूछा कि बताओ यदि इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएं, इसकी सांद्रता बढ़ाते जाएं, तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स का डिवीजन प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कम होगा। या जल के अणुओं का मिश्रण दाब जो है वो कम होगा कि बढ़ जाएगा? जल के अणुओं का मिश्रण दाब इसके अंदर बढ़ेगा कि कम होगा यदि मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया? कम होगा। जो भी दाब होगा उसकी क्या बोलोगे? वाटर पोटेंशियल। और जो भी दाब में परिवर्तन होगा उसे अब क्या होता है कि विसरण दाब की यदि हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर चली कि विसरण दाब बहुत ज्यादा है, यहाँ पर 100 200 300 ऐसा कुछ चल रहा होगा, और सॉल्यूट ऐड किया तो कम हुआ, 100 से 80 हो गया, 70 हो गया, ऐसा होगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक ना मतलब एक यूनिट बना ली। उन्होंने बोला कि प्योर वाटर के लिए जो जल के अणुओं का फ्री एनर्जी वो मैक्सिमम है और वो 0 है। प्योर वाटर के लिए साई W मैक्सिमम है और क्या है? 0 है। जब हम इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? विसरण दाब में कमी आ रही है, ठीक है, तो साई W जो है वो कम हो रहा है, कम होकर के क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। विलय मिलाने से क्या होगा बताओ? साई W कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा।
तो किसी भी विलयन के अंदर जो जल के अणुओं की फ्री एनर्जी है उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम वाटर पोटेंशियल बोल देंगे। और साई एस या ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, विलय के अणु मिलाने की वजह से मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे हो विलय मिलाने से मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चेंज इन फ्री एनर्जी of water molecule by addition of solute। विलय के पदार्थ मिलाने की वजह से मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोल देते हैं, उसे हम सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल या विलय विभव या परासरण विभव बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। क्या इस स्थिति में ये जो सॉल्यूशन है सांद्र विलयन है, इसके लिए साई एस और साई डब्ल्यू एक ही बात है क्या? यस सर। जैसे डीपीडी और ओपीए की बात हुआ करता था, वैसे यहाँ पर साई डब्ल्यू और साई एस एक ही बात है क्या? देखो इनिशियली साई डब्ल्यू 0, मान लो मैंने इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन, मान लो 5 मोलर सॉल्यूशन बना दिया इसको, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5 RT, क्या हो जाएगा OP 5 RT, या विषमता में कमी जो होगी वो क्या होगी -5 RT, होगा कि नहीं भाई? प्योर वाटर के लिए साई डब्ल्यू 0 था, सांद्र विलयन के लिए साई डब्ल्यू क्या होगा -5 RT हो गया क्या? यस सर। तो अब मुझे बताओ कि साई एस की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल -5 RT -0, यही करोगे। फिर से क्या हो गया -5 RT। भाई जिसके कंपेयर में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो यदि 0 है तो क्या होगा, वैल्यू तो वही आएगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगी। तो यही रीजन होता है कि साई एस की वैल्यू क्या होती है, साई एस इज 0 फॉर प्योर वाटर। यदि कुछ मिलाया नहीं, प्योर वाटर है तो उसके लिए साई एस 0 होगा, कुछ मिलाया नहीं तो उसके लिए साई एस क्या होगा 0 होगा। और यदि कुछ भी मिला दिया तो क्या हो जाएगा, कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसके लिए साई एस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। समझ गए क्या? क्लियर हुई क्या बात सबको? यस सर। यस सर। अब पिक्चर में आ रहा है प्रेशर पोटेंशियल। जल के अणुओं की जो फ्री एनर्जी है उसके अंदर चेंज तुमने देख लिया, अभी बहुत आसानी से तुम्हें दिख गया यहाँ पर कि कंसंट्रेशन जैसे बढ़ा रहे हैं मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, साई एस साई डब्ल्यू नेगेटिव हो रहा है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया और बाहर से क्या किया, दाब आरोपित करना स्टार्ट कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। क्या ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पर जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा बढ़ जाएगी क्या कि कम होगी? बाहर से दबाऊंगा तो जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा बढ़ेगी कि कम होगी? कम होगी। कम होगी। यदि मैं इसको दबाना स्टार्ट कर दूं तो जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। बहुत ज्यादा दाब लगा दूंगा तो इतनी बढ़ जाएगी कि 0 से भी ज्यादा हो जाए और पानी इधर आने लग जाए। पानी इधर आने तो लगेगा, बढ़ाएंगे तो। एक ना एक बर्तन में पानी भरना, ठीक है? क्या है ये? प्योर वाटर। क्या है ये? प्योर वाटर। एक सिरिंज लिया, ठीक है, और इस सिरिंज के अंदर भी मैंने क्या किया, प्योर वाटर भर दिया। इसके अंदर भी क्या है? प्योर वाटर। क्या दोनों की मुक्त ऊर्जा बराबर है क्या? इसमें भी प्योर वाटर है। क्या दोनों साइड में मुक्त ऊर्जा बराबर है क्या? पानी इधर से उधर नहीं जा रहा है क्या? अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस पिस्टन को, सिरिंज को दबाना स्टार्ट कर दिया। क्या पानी निकल के भागेगा इधर? यस सर। यस सर।
जैसे ही दबाएंगे प्रेशर लगाएंगे, क्या इसके अंदर जो जल के अंदर उसकी मुक्त ऊर्जा बढ़ गई क्या? यस Yes, सर बढ़िया। sir. आगे क्या होता है? क्या यहाँ पर भी ऐसे ही होगा? जब तुम एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे, यहाँ पर जो जल के अणु उनकी मुक्त ऊर्जा बढ़ेगी, पहले पानी आने की स्पीड स्लो होगी, और लगाते जाओगे दाब, जितने प्रेशर से पानी आ रहा था उतना दाब लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? पानी आना जीरो, उससे ज्यादा दाब लगाते रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। क्या? यस सर। घर पे आरओ कैसे काम करता है पता पड़ रहा है? घर पे आरओ कैसे काम करता है? इसी कंसेप्ट पे काम करता है कि जो हमने ट्यूबवेल से पानी खींचा या म्युनिसिपैलिटी का जो पानी आ रहा है, उस पानी के अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स, जैसे ही तुमने आरओ का मशीन चालू किया, उसके ऊपर एक प्रेशर लगने लगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्रेशर इतना ज्यादा है कि पानी फिल्टर हो गया, प्योर वाटर की तरफ जाते जा रहे हैं, तुम्हारा पानी साफ हो गया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर प्रेशर लगाने से क्या होगा? फिर से फ्री एनर्जी चेंज होगी और आपकी बात बढ़ेगी। चेंज इन फ्री एनर्जी ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर और कर्कर प्रेशर इन प्लांट सेल के अंदर तो ऊपर से कोई दबा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है? पानी भरने की वजह से जो स्फीति दाब उत्पन्न होता है वो उसकी मुक्त ऊर्जा को बढ़ाता है। क्या बोल देंगे उसे? कर्कर प्रेशर को साइपी प्रेशर पोटेंशियल है वो। क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी? पॉजिटिव इन टर्जिड सेल, जीरो इन फ्लैसिड सेल and negative in plasmalarized cell. सबको बात समझ में आ रही है? सॉलिड पोटेंशियल क्या होता है, टर्गर प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, और वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जो भी नेट एनर्जी, अब पहले तो एक एक देख लेते तो बहुत आसानी से दिख रहा था, अब क्या होगा इस कंडीशन में? जो नेट फ्री एनर्जी निकलेगी वो दिस प्लस दिस, इसके कारण जो चेंज हुआ, इसके कारण जो चेंज हुआ, टोटल चेंज पता पड़ जाएगा। अब जो नेट फ्री एनर्जी है उससे हम पता कर सकते हैं पानी किधर से किधर जाएगा, यानी साई W इक्वल टू क्या हो जाएगा? साई S प्लस साई P। साई S प्लांट सेल में किससे आएगा? OP से आएगा, और साई P TP से आएगा। दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा साई W। ठीक है? प्योर वाटर के लिए साई W 0, प्योर वाटर के लिए साई W 0। क्या पॉजिटिव भी हो सकता है? क्या कैन बी पॉजिटिव इन रिवर्स ऑस्मोसिस। जब हम ये वाली कंडीशन देखें, जो पानी इधर आने लग गया, प्योर वाटर के लिए 0 पता है हमें, पानी इधर से इधर आ रहा है, मतलब इसकी फ्री एनर्जी 0 से ज्यादा हो गई। क्या हो गई? पॉजिटिव। कैन बी पॉजिटिव इन केस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, एक मिनट के लिए रुको। इतना क्या कैलकुलेट कर पाओगे आप बच्चे? तुम्हारा वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्लियर हो गया? यस सर।
हाँ सर, हो गया, थैंक यू। एनसीईआरटी में इतनी सी बात थी और इतना ही सफिशिएंट है इसके क्वेश्चंस को करने के लिए। तुम्हें बस ये समझना है कि प्लांट सेल के अंदर साई एस जो आ रहा है वो नेगेटिव होगा, वो ओपी ही है, ओपी का नेगेटिव वर्जन, और साई पी जो है वो तो टीपी है डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पर तुम प्लांट सेल के अंदर क्या लिख सकते हो, साई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओपी, सर साई पी इज इक्वल टू टीपी and sin w is equal to minus of dp। हाँ बच्चे क्या पूछ रहे हैं? सर, जब नॉर्मली प्रेशर होता है तब तो साई एस और साई डब्ल्यू इक्वल रहता है, और जब क्या बोलते हैं जो प्रेशर का मान है वायुमंडलीय दाब से ज्यादा हो जाता है तो हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, तो साई w की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, साई s तो वही रहेगा ना भाई, साई s तो कौन ओपी है, ओपी का नेगेटिव है, तो पाई इक्वल टू सीआरटी। मैंने क्या बोला था, चाहे ग्लास में हो, चाहे कप में हो, चाहे कहीं पे भी हो, पाई इक्वल टू सीआरटी, इससे निकल जाएगा साई s। तो सर उसके लिए ऐसा बोलेंगे कि साई डब्ल्यू है वो माइनस होगा, साई एस है वो भी माइनस होगा, और साई पी है वो पॉजिटिव होगा। साई पी पॉजिटिव होगा, साई एस नेगेटिव होगा, साई डब्ल्यू इन दोनों में टोटल पे डिपेंड करेगा, वैल्यू पे। हाँ टोटल पे डिपेंड करेगा ना, रख के हाँ देखना वैल्यू, पिछली बार तो बोला था क्वेश्चन में वैल्यू रख के देखना। हाँ सर। मान लो तुम बोल रहे हो कि सर साई एस माइनस 5 है और टीपी जो है वो 3 है, अब साई डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, -2 होगा। -2 होगा। मान लो मैं बोलूं कि साई पी +5 है क्या, 0 हो जाएगा हो डायरेक्ट। जाएगा। प्लांट सेल के अंदर तो यही कंडीशन है, सॉल्यूशन में यदि मैंने रखा हुआ है, प्लांट सेल की बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर 7 लगा दिया, +2 होगा। तो इसीलिए तो मैंने लिखा कैन बी पॉजिटिव इन रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके। हो गया कि नहीं? हाँ सर, आ गया समझ, थैंक यू। तो ये तुम्हारा डीपीडी, ओपी और टीपी और साई एस साई डब्ल्यू वाले कांसेप्ट जो तो क्लियर हो गए हैं। अब तुम्हें एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो तुम आज करोगे, होमवर्क है तुम्हारा, जहां पर भी दिक्कत आएगी या नहीं आंसर आएगा कोई भी क्वेश्चन का तुम मुझे पूछो। दिया मैंने एनसीईआरटी की बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखा है क्या? 2 सॉल्यूशन बना के दिया हुआ है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में क्या होता है क्लास। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो, 3 सेल हैं ए बी और सी, साइड डब्ल्यू -8, साइड पी 5, साइड डब्ल्यू -3, ये साइड एस -3, साइड -6, साइड पी -7, साइड डब्ल्यू। तुमको ए बी और सी में पानी का फ्लो किधर से किधर होगा वो डायरेक्शन मुझे बतानी है, एरो लगा के, और ये भी बताना है कि कौन सी सेल इनमें से प्लाज्मोलाइज है, कौन सी सेल है जो प्लाज्मोलाइज है, करके बताओ। साई डब्ल्यू माइनस ओपी नहीं, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीपीडीएल, साई एस जो होता है वो साई डब्ल्यू माइनस डीपीडी होता है, भव्य।
यहाँ पर दिया हुआ है -1, यहाँ पर निकालना पड़ेगा psi w इक्वल टू psi s प्लस psi b -2, यहाँ पर दिया हुआ है -7। फ्री एनर्जी सबसे ज्यादा बी की है, इन दोनों में से फ्री एनर्जी 7 ज्यादा -8 कम, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है क्या? सबको समझ में आया कैसे किया? psi w निकाला तीनों सेल का, जिसका psi w ज्यादा मतलब उसकी फ्री एनर्जी ज्यादा, जिसका psi w कम उसकी फ्री एनर्जी कम, ज्यादा से कम की तरफ पानी को भेजा है। प्लाज्मोलाइज सेल वो होता है जिसके अंदर Tp या psi p नेगेटिव होता है। मैं ढूंढना है किसके अंदर psi p नेगेटिव है, इन दोनों को पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। यहाँ पर निकाल के देखो कितना आएगा, -1। तो सेल C जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड है। यस सर, डन। समझ गए? कर पाओगे सवाल ऐसे? कर पाओगे सब बच्चे? बोलो तो सही। यस सर, जाएगा। जी, तो अब देखो नेक्स्ट क्लास। एक प्लांट सेल को या एनिमल सेल को या फंगल सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो क्या प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा सबका कि नहीं होगा? मान लो ये एक एनिमल सेल है, एक एनिमल सेल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी मान लो 0.09%, जिसका कॉन्सेंट्रेशन, इसको हमने क्या किया, इसको हमने रखा है कहां पर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? अति सांद्र विलयन, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल से भी ज्यादा है। तो क्या पानी बाहर निकलेगा क्या? यस। क्या प्लाज्मोलाइसिस होगा क्या? बोलो। होगा सर। नहीं होगा, सेल जो सिकुड़ जाएगी लेकिन प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सेल जो बनाया है वो एनिमल सेल है, यानी प्लाज्मोलाइसिस होना एनिमल सेल की प्रॉपर्टी नहीं है। प्लाज्मोलाइसिस होना उस सेल की प्रॉपर्टी है जिसके पास सेल वॉल नाम की चीज। अब सेम कंडीशन में मैंने रखा है प्लांट सेल को, बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अब पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति से अलग होने लग जाएगी। डिटैच होने लगता है। समझ गए क्या? तो प्लाज्मोलाइसिस वो प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को छोड़ करके सिकुड़ने लग जाए। इनिशियली ये रिवर्सिबल कंडीशन में होती है, अभी ये रिवर्सिबल कंडीशन में। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल का भी होगा क्या प्लाज्मोलाइसिस? क्या फंगल सेल का भी होगा क्या प्लाज्मोलाइसिस? उसमें कोशिका भित्ति तो होती है सर, तो होना चाहिए। यस, सेल वॉल होती है तो होगा, बिल्कुल सही। When a plant cell is kept in hypertonic solution, water
वाटर या वाटर में जिक्र के टर्म यूज कर लेता हूं, एक्सोऑस्मोसिस। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। पानी का बाहर निकलना। एक्सोऑस्मोसिस occurs and the cell membrane detach from cell wall and shrink in the center of cell known as plasmolysis. Known as plasmolysis. जब हम किसी पादप कोशिका को अतिपरासरी विलयन में रखते हैं तो बहिपरासरण द्वारा पानी बाहर निकलता है। धीरे धीरे क्या होगा? कोशिका पिचकेगी और इसका जो जीव प्रोटोप्लाज्म है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो सिकुड़ के केंद्र में आ जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। यानी थोड़ी देर बाद यदि हम कंडीशन देखेंगे हमें कैसे दिखाई देगा। उसका सेंटर में ये है इसका प्रोटोप्लाज्म, ये है क्या? सेल वॉल। और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या आ जाता है? जो स्पेस होता है वहां पर क्या आ जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जो बाहर सॉल्यूशन था भाई, क्योंकि सेल वॉल तो परमिएबल है, एकदम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो उसके अंदर भी एंटर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट प्लाज्मोलाइसिस। ये वाला प्लाज्मोलाइसिस है, इसे हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे। जो स्टार्ट हुआ है अभी कॉर्नर पे से डिटैच होने लगा, पूरी तरीके से हो गया तो एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो इस तरीके से होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का एप्लीकेशन क्या है, क्या उपयोग है इसका? बोलो, प्लाज्मोलाइसिस का यूज क्या है? टू किल वीड, preservation of pickle, jam, meat, fish, etc. वीट को किल करने के लिए, पिकल, जैम, मीट, फिश, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए। कैसे वीट को किल करते हैं? जो वीड है, खरपतवार है, इसके चारों तरफ नमक डाल दिया बहुत सारा और पानी डाल दिया, नमक घुल जाएगा, पानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा वहां पर, और प्लांट जो है वो एक्सोऑस्मोसिस की वजह से पानी ले नहीं पाएगा, उल्टे प्लाज्मोलाइसिस होकर के डेड हो जाएगा। जैम, पिकल, अचार। अचार क्यों खराब नहीं होते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा सॉल्ट है। यदि कोई फंजाई, कोई बैक्टीरिया अचार खाने आता है तो उसका क्या हो जाता है? एक्सोऑस्मोसिस, खुद ही अचार बन जाता है। होता है कि नहीं? बोलो, अचार खाए क्या? यस सर। क्यों अचार खराब नहीं होता है? क्या कोई बैक्टीरिया उसे खाना नहीं चाहता अचार को? वो उसमें तेल को ऊपर तक के भर के रखते हैं ना सर, और नमक वमक रहता है। हाँ, बैक्टीरिया अचार को खाने के लिए आता है ना, तो उस बैक्टीरिया का ही अचार बन जाता है। ठीक है? हाँ। तो ये एप्लीकेशन हो सकता है। इसके अलावा लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस वाली कंडीशन होगी, उसमें हम सेल का ओपीपी मेजर कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि सेल जिंदा है कि नहीं कर सकते हैं। लिविंग प्लांट सेल होगा वो प्लाज्मोलाइसिस शो करेगा, डेड सेल होगी तो प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करेगा। कर दूं रेस? क्लियर है इतनी बात? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है इम्बाइबेशन। सर इसमें जो जीवजब कुंचन में जब पानी निकलता है तो पहले कहाँ से निकलेगा? कोशद्रव से। जो जो बाउंड्री पे होगा भाई, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, अंदर कहीं दोनों
पास है? देख क्यों नहीं? अब पानी को बाहर निकलना होगा तो कौन पहले निकलेगा? जो पास में होगा। भाई ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, कौन सा पानी बाहर निकलेगा? ये वाला निकलेगा। जब ये पानी निकलेगा तो यहाँ पर पानी कम होता जाएगा और फिर रिक्तिका निकलेगा, होगा कि नहीं? हाँ पहले ये बाहर निकला फिर ये बाहर निकला। समझ गए? हाँ सर, जवाब तो दिया करो, हाँ नहीं तो बोला करो। वो बोल तो दी। अब देखो इम्बाइबेशन। क्या होता है इम्बाइबेशन? अंतःशोषण या अंतःशोषण। अंतःशोषण अंतःशोषण। देखो क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो सेल है उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो वाटर लविंग है, जो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थों द्वारा जल का अधिशोषण करना ही क्या होता है? इम्बाइबेशन। जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को पानी में रख दिया, लकड़ी के टुकड़े को पानी में रखा तो उसने पानी को सोख लिया, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देंगे? इम्बाइबेशन। क्या बोल सकते हो? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं। एब्जॉर्प्शन of water by hygroscopic substance present in cell or cell। कोशिका में या कोशिका भित्ति में जो जल स्नेही पदार्थ है उनके द्वारा जल का अधिशोषण कर लेना अंतःशोषण कहलाता है। सर बट यहाँ पे एड्जॉर्प्शन वर्ड थोड़ी ना यूज होगा। क्या हो बच्चे? सर एड्जॉर्प्शन वर्ड थोड़ी यूज होगा। क्यों नहीं? एड्जॉर्प्शन नहीं होगा सर, तो उसके बल्क में भी तो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना। एड्जॉर्प्शन में बल्क में कहाँ जाता है? बल्क में कहाँ जा रहे हैं? सर तो बल्क में नहीं जाता है जब इम्बाइबेशन होता है। तो ये तुमको किसने बोला कि एड्जॉर्प्शन जो होगा उसमें बल्क में नहीं जाता है? एड्जॉर्प्शन के बारे में क्या जानते हो? बताओ, विद एग्जांपल बताओ। सर वो तो सरफेस फेनोमेना है, उसमें गैसेस एब्जॉर्ब होते हैं सिर्फ सरफेस पे। सरफेस फिनोमेना है ना, तो क्या एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना नहीं है? व्हाट डू यू सर अंडरस्टैंड? वो पूरा अंदर तक के होता है, एब्जॉर्प्शन तो पूरा अंदर तक जाता है। सरफेस फिनोमेना का क्या मतलब समझते हो? बताओ। यदि तुम बोल रहे हो कि सर ये सरफेस फिनोमेना है, तो सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है वो समझाओ, जो तुमको पता है। सर जैसे चौक पे अगर स्याही को डालते हैं उसके बाद उसको तोड़ेंगे तो चौक मतलब चौक में स्याही अंदर तक के थोड़ी ना जाता है, सिर्फ कवरिंग पे रहता है, तो उसको तो अधिशोषण बोलेंगे ना, अवशोषण थोड़ी ना बोलेंगे। क्या बात कर रहे हो तुम? कभी ट्राई किया एक्सपेरिमेंट? सर अंदर तक जाता है, चौक में अंदर तक जाता है। अंदर तक के जाता है। ट्राई करना। समझ आता है। हाँ सर, 10 मिनट में नहीं निकालना है, पूरे दिन भर रहने देना। अब 10 मिनट में निकाला था ना सर, इसलिए। पूरे दिन भर रहने देना। और तुरंत निकाल दी तो तुमने एक्सपेरिमेंट ही आधा किया तो रिजल्ट आधा ही मिलेगा। हाँ सर। सरफेस फिनोमेना का मतलब नहीं समझे ना तुम, गलत मतलब समझे हो। सर सरफेस, आप ही एक्सप्लेन कर दो एक बार। ध्यान से सुनो और समझो सरफेस फिनोमेना का मतलब क्या होता है। तुमको पता नहीं है इसलिए तुम गलत इंटरप्रेट कर रहे हो। ये मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल, यहाँ पर वाटर है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर भी होगा, और ये वुडन ब्लॉक है, और ये भी वाटर है। दोनों जगह वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है, इधर भी डिफ्यूजन हो रहा है, इधर भी डिफ्यूजन हो रहा है। इस डिफ्यूजन को तुमने ऑस्मोसिस नाम दिया, ये तुम्हारी गलती है।
यदि कोई अनपढ़ आदमी जिसको ऑस्मोसिस नहीं पता हो तो वो तो यही समझेगा इस मेम्ब्रेन के अंदर जो छोटे छोटे पोर है या पोरिंग चैनल्स है उनके द्वारा पानी का विसरण हो रहा है या डिफ्यूजन हो रहा है, वो ऐसे भी इसको एक्सप्लेन करेगा और हर एक बात जो है वो परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है। हमने तो नाम दिया उसको अलग से समझ लीजिए। तो हो यहाँ पर भी स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, ये भी डिफ्यूजन है। बट जो पानी का अणु एक बार यहाँ से यहाँ पर चला गया है वो पानी का अणु कहीं बैठा हुआ नहीं है। जो वाटर मॉलिक्यूल एक बार इधर आ गया वो बैठा हुआ नहीं है, वो भाग रहा है इधर उधर। क्या वो भी इस सॉल्यूशन का पार्ट बन गया है? यस यस सर। यस, पानी इसने अवशोषित किया, डिफ्यूजन के द्वारा ही किया, ऑस्मोसिस जिसको हम बोल रहे हैं, लेकिन वो जल का अणु जो है वो इधर उधर भाग रहा है, वो एक जगह पर बैठा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब जल का अणु विसरण के द्वारा अंदर आया तो यहाँ पर सेलुलोज के मॉलिक्यूल है, मान लो तो उन सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स ने उस जल के अणुओं को पकड़ लिया। पहले सबसे बाहर वाली लेयर जो थी उसने पकड़ा, फिर ये भर गया, फिर उसके बाद इसने क्या किया, नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर दिया, तुम भी लो, मेरे पास बहुत सारा पानी है, तुम भी लो। फिर पानी अंदर आ रहा है, फिर इसने नेक्स्ट लेयर को दे दिया, अच्छा तुम भी लो। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरह सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, बल्कि जो सेलुलोज के अणु हैं उनके ऊपर चुपचाप से चिपक के बैठे हैं। सरफेस फिनोमेना का मतलब मॉलिक्यूल की सरफेस है। सरफेस फिनोमेना का मतलब ये लकड़ी की सरफेस नहीं है। जो मॉलिक्यूल जिनसे लकड़ी बना हुआ है सेलुलोज है, तो सेलुलोजिक पार्टिकल्स के सरफेस पे वो पड़ा हुआ है, वो सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, सरफेस फिनोमेना। यहाँ पर इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे नहीं है, वो तो सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ये होता है सरफेस फिनोमेना। आई बात समझ बच्चे? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना सरफेस फिनोमेना यदि तुम बोलते हो तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यहाँ पर जो भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल है, उसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो जाके चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, एफिनिटी है। तो तुमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी होगी कि एफिनिटी बिटवीन इम्बाइबेंट, क्या होता है इम्बाइबेंट? वुड एंड इम्बाइबेट, क्या है इम्बाइबेट? वाटर is very important or prerequisite for the phenomenon for imbibition. It is a type of simple diffusion. Clear हुई पिक्चर? यस सर। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नो सर। केमिस्ट्री कहाँ से चला गया तुम्हारा इसमें? सर उसमें ही तो पढ़ते हैं हम लोग, एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन, उसमें सब उल्टा तुम वहां पे पढ़, हाँ, तो अभी तक तुमने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा होगा उसे। नो सर जो practical कॉन्सेप्ट का। यहाँ पर लगाते हैं ना केमिस्ट्री का, सब कुछ ना कुछ रॉन्ग ही रहता है। उस दिन पराशरण दाब लगाया, वो भी कुछ और निकला, अभी का कुछ और निकला। तुमको केमिस्ट्री की डिटेल बता रहा हूँ बच्चे, बायो में कहीं नहीं है। ये तो मुझे केमिस्ट्री आती है इसलिए मैं तुमको बता देता हूँ। वही तो सर, डालेगा इसमें, बोलेगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना तुम। ये तो मुझे पता है, मेरे को एग्जांपल भी पता है, विद प्रूफ भी मैं तुमको बता सकता हूँ, इसलिए मैं हाथ डालता हूँ, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और तुमने भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो भाई केमिस्ट्री में पढ़ा है तो ये पढ़ लेगा तुमने कि चौक को पानी में डालेंगे तो अंदर से गीला नहीं होगा। सर पानी में हो जाता है। अरे यार ये तो कैसी फर्जी बातें कर रहे हो? चौक को पानी में डालोगे पूरी चौक तो वही तो सर, पानी में डालोगे तो चौक चौक हो जाता है सर, चौक हो जाता है। नहीं, इंक भी अंदर तक जाएगी, पानी के साथ साथ इंक भी डिफ्यूज होकर के अंदर तक जाएगी। वो मटेरियल की सरफेस की बात नहीं होती है सिर्फ, वो पार्टिकल के सरफेस की बात होती है। जो एक पार्टिकल होता है ना, रिएक्शन देखो दो चीजें हैं, एक तो होता है केमिकल रिएक्शन, एक ये मटेरियल ए है, एक ये मटेरियल बी है। तो एक तो क्या होता है, ए और बी रिएक्ट कर जाए और ये ए और बी से रिएक्ट करके मान लो इसके अंदर घुस गया,
यदि ये इसके अंदर घुस गया ना, तब हम जो मॉलिक्यूल है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसको एडजॉर्प्शन ही बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल ए है ना, इसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल बी जो है वो अटैच है, इसे हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो है उनके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच है, उसने सेलुलोज से रिएक्शन नहीं की है, सिर्फ क्या है, हाइड्रोफिलिक एफिनिटी है, ये चीज होती है। अब तुमने क्या किया, तुमने इसको मेटल के साथ में वो कर लिया, तुमने ए जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट ना मान करके तुमने क्या मान लिया, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना मान करके तुमने क्या किया, तुमने इसको पूरा चौक मान लिया। ऐसा थोड़ी है, चौक की एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, एब्जॉर्प्शन जो है ना वो एक पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी है, समझे? जो भी एब्जॉर्प्शन ऐसा हो रहा है ना, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जो सॉल्यूशन नहीं बना रहा है, उनको हम बोलते हैं कि ये सरफेस फिनोमेना है, जैसा कि अभी हमने वुड में देखा। रसगुल्ला एग्जांपल है, यस बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चे, रसगुल्ला एग्जांपल है। चलो तुम लोग को तो मस्ती मजाक की वो आ जाती है, कहीं से तुमको खाने की बात है, किसी को पूरी याद आ रही है, किसी को रसगुल्ला याद आ रहा है, लेकिन हाँ रसगुल्ला जो है वो एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट देखो इसके बाद में। अब यदि इम्बाइबिशन होता है तो क्या होता है, इम्बाइबिशन की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है, वॉल्यूम ऑफ वुड इंक्रीजेस इन इम्बाइबिशन। और एग्जांपल है बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों का फूल जाना, पानी अवशोषित किया, फूल गया, ठीक है, फूल गया, तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, इम्बाइबिशन का एग्जांपल होगा, ठीक है। अब कोई बच्चे ये मत सोचना कि लकड़ी को हम पानी में रख देंगे तो पूरी लकड़ी गीली नहीं होगी, सिर्फ उसका सरफेस गीला होगा, क्योंकि वो अधिशोषण कर रहा है, फर्जी बातें मत करना वापस। कुछ टाइम के लिए रखोगे क्योंकि स्लो प्रोसेस, डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है पूरा डिफ्यूजन। तो वॉल्यूम ऑफ वुड विल इंक्रीज इन इम्बाइबिशन, और इसका यूज करते थे पुराने जमाने में किसके लिए, बोलो? पुराने जमाने में इस कंसेप्ट का यूज करते थे लकड़ियों पत्थरों को तोड़ने के लिए, चट्टानों को तोड़ने के लिए। चट्टान में दरार बना दी, उसके अंदर बहुत सारा लकड़ी का बुरादा भर दिया है, या कॉनिकल टाइप से लकड़ी भर दी और उसको क्या कर दिया, पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद क्या वो फूलेगा, और उसके अंदर इतना प्रेशर होता था, इतना दाब होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, इम्बाइबिशन प्रेशर, और उसकी वजह से लकड़ी टूट जाती थी। यानी यहाँ पर क्या होता है, द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू इम्बाइबिशन is known as, क्या बोलते हैं उसको, IP, imbibition ratio। imbibition ratio IP। ठीक है, और ये imbibition प्रेशर जो है वो यूज होता है किस प्रोसेस के लिए, इम्बाइबिशन प्रेशर जो है वो यूज होता है लकड़ियों को तोड़ने के लिए। क्या स्टील जो वाटर एब्जॉर्ब करता है वो भी इम्बाइबिशन है क्या? यस सर, यस सर। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय स्टील, क्यों ये इम्बाइबिशन है? क्योंकि तुमको पता है कि सीड के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में क्या होता है, या तो स्टार्च होता है या प्रोटीन होता है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल को क्या कर सकते हैं, अधिशोषित कर सकते हैं, और उससे फूल की क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्बाइबिशन के बाद। तो ये सारी बातें हमें वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट्स के रिलेटेड, अभी जो हमने जितना भी पढ़ा वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा,
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो है उसके बारे में पढ़िएगा नेक्स्ट लेक्चर, यानी एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। सर अब बता दो ना। सर एक क्वेश्चन करना था मुझे भी। हाँ बोलो बोलो। सर उससे पहले टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। सर रुक गए क्या? हाँ हाँ सर ओके। हेलो सर। हेलो सर उठो। केमिस्ट्री में बस रेडॉक्स आएगा क्या? अरे वो तो सिर्फ फिजिकल के लिए है और इनऑर्गेनिक के लिए भी था। ये काम है। अरे कौन गाना गा रहे हो? सर कहाँ चले गए? टाइम भी उस हो टाइम गया। उस टाइम कोई गाने के लिए बोलते हैं, कोई गाता नहीं है, अब सब गा रहे हैं। नहीं आ रहे हैं सर, चलो टाइम हो गया। सर तो लेफ्ट हो गए। नहीं आएंगे क्या? अब हम लोग भी लेफ्ट जाए, टाइम भी तो हो गया। प्रियंका हाँ आप लेफ्ट हो रही हो क्या? क्या? लेफ्ट हो रही हूँ यार, देख लेना क्या बोलेंगे। हाँ यार अब क्या करेंगे? अरे रुको ना थोड़ा सा, ले सुना। क्या करेंगे रुक के? भजन शुरू करो। हाँ चल। कोई कहानी सुना दो। अब जिसको एक बतियाना है मिनट बतिया लो। यार। अरे अभी तो एक सारी गाना गा रहा था, पता नहीं कौन है। बच्चे आपस में बातें मत करो, और ना अब आज का लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक भी कल ही मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो बाय बाय बच्चों, बाय बाय। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट। भारत